दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर किसी ने विप्रो के शेयर में 1980 में सिर्फ 10,000 रुपये ही निवेश किए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती। आप जान के हैरान होंगे कि आज के समय में उन 10,000 की वैल्यू 1,016 करोड़ रुपए होती। चलो मान लिया उस समय 10,000 रुपये अफोर्ड करना बड़ी बात होती होगी, लेकिन अगर किसी ने भी केवल 1,000 रुपये निवेश किए होते तब भी लगभग उसके पास 103 करोड़ रुपए होते। चलो और एक्सट्रीम लेवल पर चलते हैं और मान लेते हैं कि केवल 100 रुपये ही किसी ने निवेश किए होते विप्रो के स्टॉक में 1980 में, तब भी आज उनकी वैल्यू 10 करोड़ से अधिक होती। और ये सिर्फ 38% रिटर्न का ही कमाल है, बट क्योंकि ये रिटर्न कंपाउंडेड है इसीलिए इतने ऑस्ट्रोनिशिंग रिटर्न्स हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात एकदम सच होते हुए दिखाई देती है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम इसी 8वें अजूबे यानी कंपाउंडिंग की सहायता से 10 लाख को 100 करोड़ में कैसे तब्दील करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले कंपाउंडिंग के मैजिक को जानने के लिए मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपके सामने पेश करना चाहूंगी। क्या आपने कभी थॉमस ऑस्टिन का नाम सुना है? शायद आपने ना सुना हो। थॉमस ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया में एक इंग्लिश सेटलर था जो कि सन 1859 में अपने साथ इंग्लैंड से 24 खरगोश लाया था, जिन्हें कि उसने लाके ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया था। अब ये कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि खरगोश काफी बच्चे पैदा करते हैं। इसी कारण बस कुछ ही समय बाद ऑस्टिन की प्रॉपर्टी पूरी तरह से खरगोशों से भर गई और वो नेबर्स की प्रॉपर्टी में भी घुस गए। समस्या ये थी कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी खरगोश जैसी कोई चीज देखी नहीं थी, जिस कारण सभी प्रेडिटर्स यानी शिकारी जानवर खरगोश से अनजान थे और उनके तेजी से फैलने का यही कारण बना। रैबिट्स की संख्या बहुत हाई स्पीड से बढ़ने लगी। लगभग 35% पर ईयर की दर से उनकी संख्या बढ़ने लगी। वैसे तो 24 खरगोश 35% के दर से बढ़ना सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन ये नंबर आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 5 साल बाद वहाँ केवल 108 खरगोश थे, जो कि क्लियरली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 20 साल बाद खरगोशों की संख्या 9700 हो गई और 35 साल बाद संख्या बढ़कर तकरीबन 9 लाख हो गई। और इसके बाद तो नंबर चार्ट्स के बाहर जाने लगे। इसके केवल 10 साल बाद यानी 1859 से 45 साल बाद रैबिट्स की संख्या 17.5 मिलियन हो गई और 66 ईयर के एंड तक तो कमाल ही हो गया। रैबिट्स की संख्या सीधा 10 बिलियन के पास पहुंच गई। इसके बाद पूरे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में हर जगह खरगोश ही खरगोश हो गए। इवन इतने खरगोश हो गए कि वो हर फूल, हर टहनी, हर पत्ते को खाने लगे, जिससे भेड़ बकरी जैसे शाकाहारी जानवरों को अपना पेट भरने में मुश्किल होने लगी। ऑस्ट्रेलिया में इस कदर खरगोशों का फैलना कंपाउंडिंग की रियल पावर को दर्शाता है, जिसे कि ज्यादातर लोग नहीं समझते। भले ही खरगोश तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो काफी लंबे समय तक प्रॉब्लम नहीं बने। इवन 45 साल बाद भी पर स्क्वायर किलोमीटर पे केवल 2 ही खरगोश थे। इसीलिए ऑस्ट्रेलियंस ने कई दशकों तक रैबिट्स की समस्या को इग्नोर किया। यहाँ पर सीखने वाली बात ये नहीं है कि कंपाउंडिंग से काफी बड़ी संख्या प्राप्त होती है, बल्कि ये है कि कंपाउंडिंग लंबे समय तक अपना मैजिक दिखाती ही नहीं है। काफी लंबे समय तक तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा, और ये एक इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा लेसन है। कंपाउंडिंग की रियल पावर कुछ दशकों बाद ही सामने आती है, जैसे कि खरगोशों की संख्या 35वें वर्ष में 9 लाख से 45वें वर्ष में 17.5 मिलियन हो गई थी। अब जब रियल लाइफ में निवेश करने की बात आती है तो ये कैसे काम करता है, जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से। 3 दोस्तों का उदाहरण मैं लेती हूँ, जिनकी मदद से हम जानेंगे कि डिफरेंट एसेट्स में कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, टाइम की इसमें क्या इम्पोर्टेंस है और रेट ऑफ रिटर्न का बस कुछ % ऊपर या नीचे होने से फाइनल रिजल्ट में क्या डिफरेंट आता है। साथ ही 10 लाख से 100 करोड़ कैसे बनते हैं वो भी आपको बताऊंगी, और कंपाउंडिंग से जुड़ी अन्य बातें भी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। सो लेट्स बिगिन। ये 3 दोस्त थे, नितेश, अनिल और जीतू। तीनों काफी हार्ड वर्किंग और टैलेंटेड थे। तीनों को अपने हुनर के दम पे एक अच्छी जॉब भी मिल गई थी और तीनों ही अच्छा पैसा भी कमा लेते थे। जब बात आती है इन्वेस्टिंग की तो सबका नजरिया अलग है।
नितेश रिस्क में यकीन नहीं करता बिकॉज उसने बचपन से यही बात सुनी थी कि फेल होना बुरी बात है। अगर तुम फेल हुए तो तुम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। तुम्हें अच्छी डिग्री करनी है, फिर अच्छी नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं और उन्हें सेव करना है, और यही लाइफ का फंडा है। खैर दोस्तों, ये सब बातें तो सभी घरों में चलती हैं, लेकिन बुरी बात ये थी कि नितेश इन सब बातों में यकीन कर बैठा था, लाइक मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल। इसीलिए वो सिर्फ एसेट्स जैसे कि गोल्ड, पीपीएफ और एफडीज में निवेश करता था। ये एसेट्स तो सेफ हैं और इनसे फिक्स रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन डाउनसाइड ये है कि रिटर्न बहुत कम होते हैं। 7 to 8% का ही रिटर्न 1% इनसे एक्सपेक्ट कर सकता है, और ऐसा ही था नितेश के केस में भी। उसको 7.5% के रिटर्न मिल रहे थे अपने इन्वेस्टमेंट से। नितेश ने 10 लाख रुपए निवेश किए इस उम्मीद के साथ कि उसे रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा कॉर्पस मिल जाएगा। मान लेते हैं कि नितेश 40 साल के बाद रिटायर होगा। रिटायरमेंट के समय पे नितेश के पास 1.8 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। अभी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि ऑलमोस्ट सभी मिडिल क्लास की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है कि फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसे तो ऑलमोस्ट सेफ ही रहते हैं ज़्यादातर सिचुएशन में, लेकिन नितेश की तरह ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती है एक डिसेंट अमाउंट तक पहुंचने में, और इन्फ्लेशन भी सारा का सारा रिटर्न खा जाती है। खैर फर्स्ट एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिटर्न्स अगर कम है तो कंपाउंडिंग को अपना मैजिक शो करने में बहुत समय लग जाता है। तो अब थोड़े मीडियम रिटर्न की तरफ बढ़ते हैं। एफडीज और गोल्ड और डेट फंड से ऊपर रिटर्न्स पाने के लिए अब एक जेन्युइन ऑप्शन है, और वो है स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट था अनिल का। वैसे तो अनिल भी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और पला बड़ा है, लेकिन अनिल को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की तरफ लाई है टीवी पर आने वाली एड्स। इनसे इन्फ्लुएंस होके अनिल ने थोड़ी और रिसर्च करी और डिसाइड किया कि वो अपनी सेविंग्स को एफडीज या पीपीएफ में इन्वेस्ट करने की बजाय अच्छे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीदने में लगाएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि अनिल ने भी 10 लाख रुपए सेव किए हैं आफ्टर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। उसको 15% के कंपाउंड एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स रहते हैं। तो ऐसा करने से अनिल नितेश से आधे सालों में नितेश जितने पैसे कमा लेगा प्योरली अपनी इन्वेस्टमेंट से। जितना नितेश ने 40 साल लगा के पैसे जोड़े उतना अनिल केवल 20 सालों में ही जोड़ लेगा। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कोई इतनी ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ड्यू टू वॉलेटिलिटी रिटर्न्स नेगेटिव में जा सकते हैं, बट इन लॉन्ग टर्म मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड ग्रीन में ही रहते हैं। अब अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाने की क्षमता है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। लाइक अनिल, उसे डर नहीं था शॉर्ट टर्म मॉस का, इसीलिए ही उसने म्यूचुअल फंड में निवेश करना चूज किया, जिससे वह नितेश के बराबर पैसे निवेश करने के बावजूद नितेश से 20 साल पहले नितेश के ऑलमोस्ट बराबर पैसे बना लेगा, जिसकी कैलकुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अगर अनिल को 20 साल बाद भी पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं लगती और लेट्स अज्यूम वो भी नितेश के जितने सालों तक यानी 40 सालों तक पैसे इन्वेस्टेड रहने देता है, तो उसकी फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन जाएगी 26.79 करोड़ रुपए। एंड ये वैल्यू ऑलमोस्ट 15 गुना ज़्यादा होगी नितेश की फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू से, जो कि 1.8 करोड़ रुपए है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि अनिल और नितेश का इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम था, यानी कि 10 लाख रुपए, और टाइम पीरियड भी सेम है विच इज़ 40 ईयर्स। बट डिफरेंस है तो रिटर्न्स परसेंटेज में, लेकिन सिर्फ 2 गुना का ही फर्क है। अनिल के रिटर्न्स सिर्फ 2 गुना ज़्यादा है नितेश के रिटर्न से, बट जो फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में जो डिफरेंस आया है वो बहुत ज़्यादा है, सीधा 15 गुना का डिफरेंस है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। और सिर्फ अनिल के डिसीजन की वजह से इतना मेजर डिफरेंस आया है। एंड दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की रियल पावर, जिसे नितेश ने समझा नहीं, इसीलिए वो इसे पे कर रहा है, जबकि अनिल ने समझा, इसीलिए वो इसे अर्न कर रहा है। बट दोस्तों, अभी किसी कंक्लूजन पे आने से पहले जीतू की भी स्टोरी को सुन लो, बिकॉज इस एग्जाम्पल में आप 10 लाख से 100 करोड़
अपने जीवन काल में कैसे कमा सकते हैं वो जानेंगे। जीतू, जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था, उसे एक्सपर्ट तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जीतू को कुछ ऐसे सीक्रेट्स मालूम थे जिस कारण वो जानता था कि स्टॉक्स में निवेश करना उतना भी रिस्की नहीं है जितना आमतौर पर लोग इसे मानते हैं। डेफिनेटली स्टॉक्स में रिस्क है, बट रिस्क तब है जब आप इसे बिना सीखे, बिना समझे, इस मेंटेलिटी के साथ एंटर कर दें कि स्टॉक मार्केट तो एक जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम है। बस 5-10 रुपए के पैनिक स्टॉक्स उठाओ, उनमें पैसे लगाओ और डबल होने का वेट करो, और जैसे ही वो डबल हो जाए तो अपना प्रॉफिट्स बुक करके निकल जाओ। जबकि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इससे बहुत डिफरेंट है। जो कि जीतू समझता था, उसे मालूम था हर स्टॉक के पीछे एक रियल कंपनी का एक रियल बिजनेस होता है, जो कि अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगा एंड वाइस वर्सा। बट एक और बात है जो लोगों को स्टॉक्स में निवेश करने से रोकती है, और वो ये है डाउट कि अगर हमने अच्छे परफॉर्म करने वाले बिजनेस में आज इन्वेस्ट किया तो क्या गारंटी है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों, इसका सीधा आंसर ये है कि कोई गारंटी नहीं है। ये आंसर आपको शायद निराश कर सकता है, लेकिन जीतू को नहीं, बिकॉज उसे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। एक शेयर के अच्छे रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कम हो, लेकिन जब आप 10 अलग अलग शेयर्स में निवेश करते हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 10-12 अलग अलग शेयर्स फुल रिसर्च करने के बाद पिक किए हों, जिनका बिजनेस अच्छा हो, ग्रो भी कर रहा हो, तब भी वो शेयर्स डूब जाएं। ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, जो कि जीतू भी बिलीव करता है। इसीलिए उसने शेयर्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया और जल्दी से उसने एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। विच बाय द वे, अगर आप भी एक डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिए। अच्छे फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बाकी दोनों दोस्तों की तरह जीतू का भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं 10 लाख ही मान रही हूँ और अज्यूम कर रही हूँ उसने 10 डिफरेंट शेयर्स चूज करे होंगे और उसने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, यानी 1 लाख ईच। ऑल्सो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि जीतू को अगले 20 सालों के लिए 25% के रिटर्न मिले होंगे, और ये अजम्पशन मैंने यूं ही नहीं बना लिया। इसके पीछे का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसे समझने के लिए आप ये लिस्ट देखिए, जो कि जी बिजनेस की वेबसाइट पे पब्लिश हुई है। इस लिस्ट में आप ऐसे 33 शेयर्स को देख रहे हो जिन्होंने 100 गुना, 500 गुना या 1000 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर इसी तरह के ऑस्ट्रोनेशंस रिजल्ट्स देने वाली कोई 1 या 2 कंपनीज जीतू ने भी ढूंढ ली तो उसका पोर्टफोलियो भी 25% से ग्रो करने लगेगा। कैसे? एक बार ये क्लिप देखिए। तो क्या पोर्टफोलियो में होता क्या है, जैसे आपके पास 15 स्टॉक है, 15 स्टॉक में क्या है, आपको 10 स्टॉक नॉर्मल ढंग से चलते रहे, 4-5 या 2-3 में भी यदि स्पीड आ गई तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस जो 15% वाला होता है वो 25% आता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट। जीतू का पोर्टफोलियो अगर 25% के रेट ऑफ रिटर्न से ग्रो करेगा तो आफ्टर 20 ईयर्स उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 8.67 करोड़ रुपए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बट मैजिक जस्ट टू हेवन, 25% रिटर्न्स का कमाल क्या होता है आप अभी देखोगे। सिर्फ मैं 11 साल आगे और लेके जा रही हूँ जीतू की इन्वेस्टमेंट को, यानी इन्वेस्टमेंट पीरियड्स टोटल 31 साल का कर रही हूँ, और बस इतना करने से जीतू की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 100 करोड़ रुपए हो जाएगी, जो कि क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो। अनिल और नितेश की तरह मैं 40 साल तक तो आपको लेके नहीं जा रही, बस 31 साल में ही जीतू के शेयर्स का पोर्टफोलियो 25% के रिटर्न के साथ 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और यही वो फैक्ट है जो कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट को सबसे ज़्यादा लुक क्रिएटिव बनाता है। बट ऑल्सो कीप इन माइंड कि सबकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज अलग होती हैं, इसीलिए स्टॉक्स को एनालाइज करने से पहले खुद को एनालिसिस करो और देखो कि आप में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, और फिर उसी बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ऑल्सो वीडियो में बताया गया है कि कोई भी शेयर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। डू योर ऑन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताएं,
ऑल्सो अगर आप फ्री डीमेट अकाउंट की तलाश में हैं तो अच्छे फ्री डीमेट अकाउंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।